हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि वास्तव में जब हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, जब हम बात करते हैं सर्वधर्म समभाव की, और जब हम बात करते हैं कि सारा जो विश्व है वो उसका कल्याण हो, कहते हैं ना कि सभी विश्व का कल्याण हो, क्या वास्तव में जब हम केंद्र यानी कि एक सरकार के स्तर पर आते हैं, क्या वास्तव में ये नारे जो हम लगाते हैं, क्या इनकी कोई भूमिका रह जाती है? पहली बात। और दूसरी बात हम ये सीखेंगे कि वास्तव में जो शक्ति है, क्या वही सत्य है? शक्ति जो है, क्या वही सत्य है? क्या अंतिम सत्य यही है कि आपके पास शक्ति होना चाहिए? और फिर हम तीसरी बात इसी में हम जोड़ करके देखेंगे कि हमारे जो राष्ट्र के हित हैं, क्या पहली वाली बात से जुड़े हुए हैं? किससे? सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम। और मैं आज आपको इसमें ये बताने वाला हूं किस प्रकार से इजराइल ने और किस प्रकार से इजराइल ने अपने जो नियम है वो अपने हिसाब से तय किए हैं, और हमारे जो देश है उसको इजराइल से क्या सीखने की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं मसला क्या है। इसमें मैं दो न्यूज जो है वो कवर करने वाला हूं। एक तो ये वाला कवर करूंगा और दूसरी मैं खबर पुतिन, जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के विषय की जो खबर है कि उन दोनों के बीच में शांति आने की जो संभावना 2026 में दिखी असलियत में, ठीक है। लेकिन अभी जब हम बात करने वाले हैं वो तीन मुद्दे जो मैंने आपको बताया, तीनों को जोड़ करके हम देखेंगे। अब देखिए, खबर यही है कि जब भ्रम टूटता है, 2022 से जारी रूस यूक्रेन का जो युद्ध है अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। आपने इस पर मैंने एक वीडियो और बनाई थी। मैंने उसमें बताया था कि भाई ये 2026 में जनवरी में लगभग लगभग मैं मानता हूं ये फाइनल होने के कगार पर है। मैं भी ऐसा मानता हूं और दुनिया के जितने विशेषज्ञ हैं अधिकांशतः यही मानते हैं कि नहीं, ये जो है 2026 में एंड हो जाएगा। उसके कारण है, अब दूसरा है कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून और आर्थिक प्रतिबंधों के विफल होने के बाद अब शक्ति संतुलन ही सत्य बनकर उभरा है। देखिए, बात यह है कि जिसके पास शक्ति है, जिसके पास ताकत है, अंतरराष्ट्रीय जो नियम कानून है और आर्थिक प्रतिबंध जो भी आप ये व्यक्तिगत रूप से भी, आर्थिक प्रतिबंध तो व्यक्तिगत रूप से लगाते हैं ना देश, ये सारे के सारे धता बताते हुए नजर आता है रसिया। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। युद्ध सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि वैश्विक व्यवस्था के एक नए कठोर नियम स्थापित कर रहा है। समझ गए मेरी बात? यानी कि अभी जो ये युद्ध दोनों देशों के बीच में, जो यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है, उसने बहुत सारी चीजें और बहुत सारे कंसेप्ट जो है सबके, और बहुत सारे भ्रम सबके दूर कर दिए हैं। वो क्या है? वो ये है कि कोई बेशक कितना भी बड़ा आईआर का जानकार बनता हो, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन का कितना भी बड़ा जानकार हो, लेकिन दो तीन बातें मैं आज आपको बता देता हूं और इसे हमेशा याद रखना। वो कुछ भी कहता हो, कोई भी, चाहे कितनी भी बड़ी हस्ती अपने आपको बताता हो, लेकिन दो तीन नियम है जो मैं आपको बता दे रहा हूं। कभी भी बड़े देश डायरेक्ट युद्ध में नहीं जाने वाले। जैसे भारत और चीन कभी युद्ध में नहीं जाएंगे, चीन और अमेरिका कभी डायरेक्ट युद्ध में कभी नहीं जाएंगे। क्यों क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि रशिया और यूक्रेन के युद्ध ने एक बात हमको अच्छे से समझा दी है, स्थिति कितनी भी जटिल हो जाए लेकिन डायरेक्ट युद्ध में ये कभी भी बड़े देश जो है वो जाने वाले नहीं है। अब क्या होगा? इसके लिए प्रॉक्सीज होंगे, यानी कि या तो कोल्ड वार वाला जो टाइम है वो चालू हो जाएगा शीत युद्ध की तरीका से, दूसरा जो है वो प्रॉक्सी वार शुरू होंगे। और इसका जो एक उदाहरण है वो ईरान के द्वारा पूरी दुनिया को दिखाया गया है कि पूरी दुनिया को कैसे, या फिर जो अपने आसपास के जो देश है उनको किस तरीके से कंट्रोल करके रखना है, या उनको एक धता बतानी है, वो भी प्रॉक्सीज के द्वारा। वो एक अलग वीडियो है, मैं उसमें बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए, ट्रंप की जो मध्यस्थता है, मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई थी, वो चल रही है। पहले वो मिलते हैं किससे? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। और पुतिन की जो शर्तें हैं वो पहले उनकी मान लेते हैं, और उसके अंदर मैं आपको बताया था, जो अलग वीडियो है, आप कमेंट करेंगे तो मैं वो वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो उसमें ये बताते हैं कि जितनी की जितनी शर्तें हैं वो रसिया ने रखी, और लगभग लगभग जो शर्तें हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार कर ली। और फिर दोबारा से उन्होंने बुलाया किसको? जेलेंस्की को। और जेलेंस्की को बताया कि भाई ये आपको मानना है। उस वीडियो में मैंने बताया था इनके जो शब्द थे डोनाल्ड ट्रंप के, वो ऐसे थे, आपको मानना है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, ये शर्तें हैं, ये मानना है। क्लियर है? अब जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो ड्रोन से हमला किया गया है, वो ये कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो जेलेंस्की है उन्हें ये लग रहा है कि मैं तो इसमें बहुत ज्यादा लूज कर रहा हूं, तो ये शांति समझौता हो ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। लेकिन बाद में इन्होंने आकर के बयान दिया, वो मैं उसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। डोनाल्ड ट्रंप शांति दूत के रूप में उभरे हैं, लेकिन उनकी भूमिका जो है क्या यथार्थवादी है? ये भी एक बड़ा जो सवाल है ये उठता है। क्यों? क्योंकि मैंने उस वीडियो में भी बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप के अपने दो तीन हित हैं इसमें, इस डील को कराने में। ठीक है, अब नोबेल प्राइज वाली बात नहीं बची, लेकिन दूसरे हित हैं जहां से डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है अमेरिका को, और साथ ही साथ में रसिया को तो होने वाला है, क्योंकि जितने भी क्षेत्र हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे रसिया को। वो वीडियो अगर आप कहोगे तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मुख्य घटना, जेलेंस्की से मिलने से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 2 घंटे तक पुतिन से मिले, और पुतिन के साथ जो बात है उन्होंने बताई थी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव, यानी कि बहुत ज्यादा सार्थक बातचीत हुई थी, और उन्होंने लगभग लगभग शर्तें जो है मान ली थी। अब उसके बाद आती है, और उसके बाद ये बुलाते हैं किसको? जेलेंस्की को। अब मैंने जैसे उस वीडियो में बताया था कि माननी ही पड़ेगी ये वाली शर्त है। जमीन बनाम गारंटी समझौते का कड़वा शर्त। बातचीत का केंद्र बिंदु क्या था? वही था, जितनी जमीन हमने जीत ली है रसिया उसको नहीं छोड़ने वाला है। क्लियर है? ये तो है। और यहाँ पर देखो, ये सारा कुछ आपको दिख रहा होगा, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं, ठीक है, जहां पर आज उनकी अभी रसिया की जो आर्मी जहां है वहां तक। ठीक है, अब पुतिन की जो मांग है वो कह रहे हैं कि भाई यहां तक जो है ये वाला पूरा जो एरिया है, ये जो एरिया है ये भी हमें चाहिए। ठीक है, अब या तो ये युद्ध जब तक जारी रहेगा जब तक ये यहां नहीं आ जाता। क्लियर?
क्या होगा इसे, इतना काला काला कैसे हो गया। तो आपने देखा कि पुतिन कह रहे हैं कि भाई मुझे यहां तक का एरिया चाहिए, और वर्तमान स्थिति कहां है, जो रेड रेड आपको दिख रहा है यहां तक, ये वाली स्थिति अभी उनकी है। तो ये वो मांग रहे हैं, लेकिन अब वही है, यूक्रेन सुरक्षा गारंटी चाहता है। यूक्रेन क्या चाहता है, सुरक्षा की गारंटी, यानी कि नेक्स्ट टाइम हम पर रूस हमला ना करे, और पूरा का पूरा जो डोनबास क्षेत्र है इनका, उस पर नियंत्रण चाहता है। लेकिन डोनबास क्षेत्र पर इस टाइम रसिया का पूरा कब्जा है, रसिया इसे छोड़ने वाला नहीं है। यूक्रेन नेता पर्दे के पीछे ये मान चुके हैं, यूक्रेन के जो और नेता हैं वो भी ये मान चुके हैं कि भाई रसिया के पास जो क्षेत्र है वो उसे छोड़ने वाला नहीं है। आप समझ लीजिए, ठीक, जमीन वापस नहीं हो सकती, केवल वर्तमान युद्ध जहां पर है वहीं पर अगर विराम आ जाता है तो ही एक निकलता है रास्ता, बाकी ये लड़ाई जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। अब बात आ जाती है कि वास्तव में दुनिया में नैतिकता जैसी कोई चीज चलती है क्या, इंटरनेशनल रिलेशंस या अंतरराष्ट्रीय जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो होते हैं उनमें क्या चलती है, नहीं, वहां चलती है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला याद रखना, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, यही अंतिम सत्य है। क्या ये वास्तव में इंटरनेशनल लेवल पे ही ऐसा होता है या वास्तव में सार्वजनिक जीवन में भी ऐसा ही है? सार्वजनिक जीवन में भी ऐसा ही है, जिसके पास ताकत है उसके वो सब चीज को ताक पर रख करके अपना काम निकलवा लेता है, ये आप वास्तविक दुनिया में भी देखेंगे। ट्रंप ने जेलेंस्की से स्पष्ट कहा है कि तुम्हारी स्थिति कमजोर है, देखिए ये वाला, तुम्हारी स्थिति कमजोर है, कुछ और महीने हैं वहां और जमीन और ले लेगा आपसे, अगर और इसी तरीका से आप करते रहते हैं, इस स्थिति को नहीं नॉर्मल करते, तो रूस जो है आपकी जमीन को कब्जा लेगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जहां तक आज वो है बस उसको छोड़िए और वहीं पर विराम आ जाएगा, समझ गए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे, कुछ भी, यानी कि 100% जो रसिया बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप उसको मान रहे हैं, और इसके पीछे के जो कारण है वो मैं कई सारी वीडियो लेकर के आया हूं, अगर आप कहोगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों ने रूस को नहीं बल्कि यूक्रेन और यूरोप को जो है ज्यादा झुकाया है। मैंने जैसे कि आपको बताया है, रसिया का इसमें कुछ नहीं जा रहा है, और वो क्यों नहीं है वो अलग कारण है। मुख्य सबक, जब सैन्य शक्ति का सामना होता है, यानी कि जब सैन्य शक्ति होती है तब उस टाइम अंतरराष्ट्रीय जो कानून है और कूटनीति जो है वो सब अर्थहीन हो जाते हैं। इस पूरी की पूरी जो अभी डील भी चल रही है और पीछे जो युद्ध चल रहा है, उससे एक चीज समझ में आती है कि ये जो देखते हैं ना, शांति के जो कबूतर होते हैं, ये जब तोप आती है तो उसके आगे टिक नहीं पाते, समझ गए मेरी बात। तो तोप के आगे शांति के कबूतर नहीं उड़ाए जाते, तो हमेशा ताकतवर जो होता है उसकी ही जीत और उसी के द्वारा इतिहास लिखा जाता है। अब इजराइल का जो सोमालीलैंड है, अब इसकी केस स्टडी हम देखते हैं, जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, या फिर ये कह सकते हो राइट इज माइट, और दूसरा यही है कि ताकतवर ही इतिहास लिखता है। अब उसका इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी, इजराइल ने सोमालीलैंड को किस तरीका से कैप्चर किया है, उसके ऊपर अलग से वीडियो है, अगर आप कहोगे कमेंट करते हो तो मैं उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इजराइल का सोमालीलैंड पर दावा, इस पर मैंने बताया था कि जो पूरे के पूरे अंतरराष्ट्रीय कानून को ताक पर रख करके जो इजराइल है उसने सोमालिया का एक छोटा सा, देखो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना यहां पर, तो यहां पर आकर के उसको एक सोमालीलैंड जो है उसको मान्यता दे दी। और क्यों दे दी, क्योंकि वो यहां पर अपना एक सैन्य अड्डा बनाने वाला है आने वाले टाइम में। और दूसरी बात यह है कि एक देश ऐसा होना चाहिए था जो यूएन में भी एक सदस्यता है जिसकी, और किसी देश को मान्यता दे। तो उसके अंदर मैंने ये बताया है कि एक संधि है 93 की, ठीक है, उस संधि के अकॉर्डिंग 3 शर्तें जो है ये पूरा कर रहा था सोमालीलैंड, जिसमें स्थिर जनसंख्या भी थी उसकी, या उसके अंदर एक क्षमता भी थी कि दूसरे देशों के साथ में वो संबंध बना सके, और साथ ही साथ में उसके पास में एक लैंड यानी कि ज्योग्राफी भी थी। लेकिन एक शर्त जो थी वो पूरी नहीं कर पा रहा था, जिसमें था कि कोई दूसरा देश उसको रिकॉग्नाइज भी करे। तो ये जो स्थिति है वो अब इजराइल ने दूर कर दी है। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जो सोमालीलैंड है इसको दूसरे देश या भारत जैसे देश भी अपनी मान्यता देते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर ये देखो, ये है रेड सी, और यहां पे है बाबल मंदार संधि, ये है ना, और यहां पर ऊपर जाकर के आप देखते होंगे यहां पर क्या है,
यहां पर ये से, हाँ, रेड सी से ही क्या होता है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा जो आयात है वो रेड सी से होता है, और भारत भी चाहेगा कि कहीं ना कहीं यहां पर उसे भी एक एयर बेस या फिर अपना नेवी के लिए कोई एक स्थान मिल जाए, तो ऐसा जरूर हो सकता है आने वाले टाइम में। अब देखते हैं, ये खबर मैंने अलग से कवर की थी इसलिए मैंने ज्यादा इससे विस्तार से बता नहीं रहा हूं। एक अप्रत्याशित कदम, इजराइल ने सोमालीलैंड को दशक पहले एक हुए स्वायत्त क्षेत्र सोमालीलैंड को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। और मैंने वहां पे ये भी बताया था कि उस वीडियो में, है ना, जो मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, इसका पूरा इतिहास मैंने बताया था कि किस प्रकार से जो ब्रिटेन यहाँ से निकल के गया, ये फ्रांस और फिर इटली, वो पूरा इतिहास था वो समझाया। कोई सामान्य कूटनीतिक कदम नहीं है बल्कि भविष्य के लिए, मैंने जैसे कि आपको बताया कि वो यहाँ पर अपना क्या करेगा, एक रणनीतिक निवेश करने वाला है, यहाँ पर अपना सैन्य अड्डा वगैरह बनाएगा ताकि वो जो प्रॉक्सी है, ईरान के जो प्रॉक्सी हैं उनको बैलेंस करे या उनको अच्छे से जवाब दे पाए। क्लियर है? अब देखिए यह कदम क्यों, ईरान के प्रभाव को बेअसर करने के लिए यह कदम क्यों लिया गया, मैंने जैसा आपको बता दिया है ना। देखो ये वाला ईरान यहाँ पे है, ये है, और सोमालीलैंड ये है, यहां पर वो अड्डा बनाएगा। देखो यहाँ पे ये इथोपिया है, ये जिबूती इसका वो हो गया, ठीक है, और यहाँ पे यमन है, देखो ये यमन, यूती याद आ रहा होगा, यूती जो है वो ईरान के ही प्रॉक्सी हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक सैन्य अड्डा ये बना लेगा तो इजराइल जो है ना वहां से तो कवर नहीं कर पाएगा जहां इजराइल है, अगर यहाँ सैन्य अड्डा बनाएगा तो ये पूरे का पूरे एरिया को कवर कर पाएगा। यही देखते हुए इजराइल ने अपने देखो कानून रख दिया ताक पर, क्यों? क्योंकि उनके सर्वाइवल का मामला है। अगर हर देश, में यही कह रहा था कि भारत इससे क्या सीख सकता है, अगर हमारा हित है तो हमें वो कार्य करना ही चाहिए, दुनिया के कानून क्या कहते हैं अब इनको देखने का समय नहीं है, नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। क्लियर? और शक्तिशाली के, अगर आप शक्तिशाली नहीं हो तो फिर आपकी कोई रेस्पेक्ट होती नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, ना ही तो परिवार के अंदर, ठीक है। लाल सागर और स्वेज नहर के महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर ईरान अपने हूती प्रॉक्सी, मैंने आपको बताया ना ये हूती प्रॉक्सी जो है इनका खतरा पैदा करता है। सोमालीलैंड एक सैन्य अड्डा स्थापित करके इजराइल जो है इस क्षेत्र में ईरान का जो प्रभाव है उसको सीधी चुनौती देने वाला है, क्योंकि ईरान जो है ना वो डायरेक्ट नहीं जा सकता, डायरेक्ट लड़ भी नहीं सकता है इससे, तो बेहतर क्या होगा, उसके प्रॉक्सी को इजराइल जो है वो उसी के हथियार से तोड़ने वाला है। इजराइल का तर्क, जब तुम्हारे मुसलमान भाई बहन यानी कि सोमालिया, ये जो सोमालीलैंड जो है, ठीक है, इसको क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा कि देखो तुम्हारे इतने सारे मुल्क हैं लेकिन क्या तुम्हें किसी ने पहचान दी, रिकॉग्नाइज किया? नहीं किया। देखो जब तुम्हारे मुसलमान भाई भी तुम्हारे साथ नहीं थे तो इजराइल तुम्हारे साथ खड़ा हुआ, इसके एवज हमें क्या चाहिए, बताया मैंने अभी, सैन्य अड्डा दीजिए हमें। और सैन्य अड्डे से क्या करेगा, वो इनको बैलेंस करने वाला है ईरान वगैरह को, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, देखो ना मैंने आपको वहां पे बताया था, ये वाला, ये लाल सागर है, आप फिर एक बार दीजिए, यहाँ स्वेज नहर है, ठीक है, और देखो ये लाल सागर है पूरा का पूरा, यहाँ बाबल मंदाब की जो खाड़ी है और यहाँ पर चेक पॉइंट है, तो ये जो चौक पॉइंट है, और यहाँ पे यमन है, यहाँ पे हूती है, तो पूरा का पूरा उसका अपना भविष्य सुरक्षित है, आप ये मानिए। अब देखिए ये है प्रॉक्सीज किसकी, ईरान की। ईरान की प्रॉक्सी कौन है, हमास है जो गाजा में है, जो कि इजराइल को लगातार डिस्टर्ब, तो आपको पता होगा इसका, तो हिजबुल्ला जो कि लेबनान में है, ये भी, इससे भी युद्ध हुआ था आपको याद होगा, ठीक है। एक है बहुत सारे और प्रॉक्सी समूह, और एक है हूती कहाँ है, यमन में है। अब देखिए इन दोनों को तो कवर कर लेगा जो इजराइल है अपने देश से, आप अगर लोकेशन देखेंगे, अगर मैप अगर आपको पता हो तो अगर मेरे पास है तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है, अलग से लगा दूंगा मैं आपको, तो अगर आप लोकेशन देखेंगे तो हमास जो है और लेबनान, उन दोनों की लोकेशन तो इजराइल आराम से कवर कर लेगा अपनी मिसाइल वगैरह से भी, ठीक है। लेकिन ये जो होते हैं ना, ये हूती, यमन बहुत दूर पड़ता था उनके लिए, तो उसके लिए इनको एक अपना सैन्य अड्डा की आवश्यकता थी, और ये सोमालीलैंड जो है इसी आवश्यकता को पूरा कर देगा। बस मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरा है ईरान का असली ताकत प्रॉक्सी सेना। अब देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया है कि आने वाले समय में जब कहते हैं ना कि इंफॉर्मेशन वारफेयर तो होने वाला है, ठीक है, या कोल्ड वार में जाएंगे, लेकिन एक और तरीका का जो युद्ध है, जैसे भारत के लिए भी कहते हैं कि भाई भारत जो है पूरे दुनिया के अंदर, या फिर अभी तो पाकिस्तान में उनके अननोन गनमैन जो है, तो अननोन गनमैन भी आप प्रॉक्सी कह सकते हो। तो ऐसी ही जो सेना है वो बनाई हुई है किसने, ईरान ने, और ईरान इन्हीं के द्वारा अपने जितने भी, चाहे सऊदी अरब हो या फिर कोई और हो, उनसे लड़ने का कार्य जो है अपनी प्रॉक्सी के द्वारा ही करता है। ईरान का जो असली ताकत है उसके भविष्य के परमाणु हथियार नहीं है, बल्कि क्या है, ये प्रॉक्सी संगठन है, इनसे लड़ता है। और पूरी दुनिया में फिर इन, जब भाई प्रॉक्सी हुआ, अब इसने हमला किया, ईरान का डायरेक्ट नाम नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप रिटेलिएट करेगा इजराइल, तुरंत पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट ये वो, ठीक है, तो पैसा भी कमाए जाएंगे, लोग डोनेट करते हैं, समझ गए कि किसके नाम पर, अरे लोग मारे जा रहे हैं इसके नाम पर, तो पैसा भी बना रहे हैं,
सहानुभूति भी बटोर रहे हैं और दूसरे देश को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। अब समझ गए? तो प्रॉक्सी का ये फायदा है। और अपने देश में होते नहीं है तो इसलिए दूसरे देश में ही आप डायरेक्ट नाम भी नहीं आ सकता, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अंदर सब पता होता है कौन क्या कर रहा है। नेटवर्क क्या है, वही मैंने जैसे आपको बताया, गाजा के अंदर ये जो हमास है, हिजबुल्ला जो है लेबनान के अंदर है, हूती जो है वो यमन के अंदर है। ईरान के रणनीतिक हथियार हैं जिन्हें वे पश्चिम एशिया में प्रभाव और अपने प्रभाव को जो विस्तार करने के लिए इस्तेमाल करता रहा है, और खासकर इजराइल के खिलाफ तो वो इसे लगातार जो है इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन आपको मैं आगे बताऊंगा कि यही जो ईरान है ना, इसके यही प्रॉक्सी ने, इन्हीं प्रॉक्सी के द्वारा ही भारत के जो कश्मीर स्टेट है वहां पर एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट जो 1991 में जो की थी ना, उसमें इनकी भी देन थी। तो याद रखना इस बात को, ये अलग पॉइंट है, मैं किसी और वीडियो में ऐसा कवर करने वाला हूं कि ये कम नहीं है, ये प्रॉक्सी भारत तक भी है इनके। ठीक, निष्कर्ष क्या है, जैसे कि हम कहते हैं कि भी शांति बोर्ड हो गया, टेक्नोक्रेट्स हो गए, ये आपस की जो इस तरीके की जो बोर्ड बनाए जाते हैं, बातचीत जो है, ये आप सिर्फ कह सकते हैं टाइम पास है। ठीक है, चाय पियो, समोसे खाओ और घर जाओ, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। लेकिन असली शक्ति, शांति क्या है? ताकत, शक्ति ही शांति है। अब मैंने जितना आपको पढ़ाया उसमें 3 बात है। यूक्रेन वाली बात है, यूक्रेन पिटा और पिटाई दी। पिटा किससे? रसिया से। और अपनी जमीन भी उसने रसिया से हारी है। आज शक्तिशाली जो देश हैं वो चाहे तो यूरोप के देश हैं, उन्होंने कोई तेल लेना बंद कर दिया क्या रसिया से? गैस और तेल वो लगातार, क्योंकि बिना उसके सर्वाइव भी नहीं कर सकते यूरोप के देश। ठीक, दूसरा है इजराइल वाला जो मैंने मामला बताया है। इससे क्या निकला? इससे भी वही चीज निकल कर आ रही है। देखो, शक्ति की पूजा होगी यूक्रेन में, रसिया वाले में आपने देखा। अमेरिका अब रसिया की भाषा बोल रहा है, जबकि वो उसको सबसे बड़ा शत्रु बताते रहे हैं। ठीक, अब आता है इजराइल। इजराइल ने भी क्या किया है? अपना हित देखते हुए अंतरराष्ट्रीय कानून को ताक पर रख दिया। तीसरा है ईरान। ईरान को भी पूरी दुनिया को पता है ना कि जो प्रॉक्सीज किसके हैं, ये ईरान के हैं, लेकिन उसने भी पूरी की पूरी इसको जो है ताक पर रख दिया। और जब हम बात करते हैं ना कि भाई वसुदेव कुटुंबकम, ये सबकी बत्ती बन जाती है जब ऐसी आप चीज देखते हो ना। इसका कोई मतलब नहीं बनता। व्यक्तिगत जीवन में समझ में है, अगर आप व्यक्तिगत जीवन में इन सारे सिद्धांतों को रखते हैं तो ये मूल्यवान है, इनका मूल्य है अपने आप में। लेकिन बात वही है कि फिर उससे भी आपके जीवन में भी भाई संकट आएगा, क्योंकि आप दूसरे को भाई मान सकते हैं लेकिन वो तो आपको नहीं मानता ना भाई। वो तो हमास या फिर फिलिस्तीन में बैठे हुए भाई मानेगा, पड़ोसी को नहीं मानेगा। समझ गए मेरी बात? तो आप मान सकते हैं, उसके व्यक्तिगत जीवन में अलग तरीका के रिपरकशंस है, वो किसी और वीडियो में। अंतिम सार यहां से निकल के आता है कि भाई वैश्विक मंच पर आपकी आवाज तभी सुनी जाती है, कब? जब आपके पास शक्ति हो। तो भारत को क्या सीखना चाहिए? अपने हित, जो मैंने आपको शुरू में बताया है। और ये जो सरकार के स्तर पर जिस तरीका की हमारी जो पॉलिसी होती है ना, कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, हम वैक्सीन फ्री में बांटते हैं पूरी दुनिया में, अगर किसी देश में कुछ हो तो आर्थिक मदद लेकर के वहां पहुंचते हैं, ये जो ना, ये व्यक्तिगत जीवन में समझ में आता है, लेकिन सरकार के स्तर पर ये सही नहीं है। याद रखना इस बात को कि ये सही नहीं है। गिवन और टेक होना चाहिए। आपको हमने ये दिया, आप हमें क्या दोगे? ये चाइना की पॉलिसी है, लॉन्ग टर्म में यही सर्वाइव करेगी। हाँ, अच्छा बनने के लिए, बड़ा भाई दिखने के लिए, दुनिया में वाही बटोरने के लिए, ये शॉर्ट टर्म में तो सही है जो भारत कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने के लिए भी अच्छा नहीं है और एक देश के लिए भी अच्छा नहीं है। इसको बदलना ही होगा, जो भारत की सरकार आज भी चला रही है। तो ये सरकार अंदर भी चला रही है कि ये वजीफा, वो स्कीम, वो फ्री, ये फ्री, ये सब बंद करना पड़ेगा। क्यों? वो मैं एक वीडियो में आपको इसी वाली में बताने वाला हूं। देखिए यहां पर देखो, भारत का जो रक्षा बजट है, ठीक है, उसका वो कितना है पूरी जीडीपी का देखोगे तो 1.9%। ठीक है, R&D जो होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसकी हालत और खस्ता है। अब कहोगे कि सर ये तो गलत है। हाँ, हम चाइना से तुलना करते हैं, लेकिन बात वही है कि जब हम वेलफेयर स्टेट के रूप में कार्य करते हैं, हम ड्रेस फ्री देते हैं, किताब फ्री देते हैं, अनाज फ्री, 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री दे रहे हैं, ड्रेस फ्री दे रहे हैं, किताब फ्री दे रहे हैं, फ्री के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाए हुए हैं। क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता। हर व्यक्तियों को उनको सक्षम बनाइए, एजुकेट कीजिए, लेकिन ये जो फ्री में देंगे तो फिर आपका जो रक्षा बजट है वो इतना ही होगा, फिर R&D आपकी कमजोरी होगी, फिर चाइना से आप 100, 200, 50, 500 वर्ष पीछे दिखेंगे। उसका कारण है, इसे करने से देखो, जो आप ये कार्य क्यों होते हैं, वेलफेयर क्यों होता है? क्योंकि सरकार वोट लेना चाहती है इससे, तो सरकार को तो वोट मिल जाएंगे, लेकिन वास्तव में जो देश, अगर हम होलिस्टिक रूप से सोचे तो देश का जो बंटा ढाल है वो हो जाना है। अब इसमें क्या है कि भाई होना अब कितना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग 3.8% तो हमें जीडीपी का चाहिए ही चाहिए कि हम जो है अपनी रक्षा पे खर्च करें। लेकिन सरकार क्या कर रही है? टैक्स का पैसा ले रही है
और 80 करोड़ लोगों को भोजन पानी और खवा करके कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म में समझ में आता है, लेकिन 70 साल में नहीं हुआ तो आगे क्यों कर रहे हो? बदलो इसको, पॉलिसी को चेंज करो। लेकिन वही है, ना तो लोग, जो देश के लोग हैं, ना तो वो राजी हैं, वो भी चाहते हैं स्टेटस को बना रहे और एक सपने में जीते रहो कि हम कभी महान देश बनेंगे और हम चाइना से आगे निकल जाएंगे। सोते रहो इसी तरीका से। और ना ही तो देश के लोग चाहते हैं, लेकिन बदलाव जैसे ही होंगे तुरंत वो रोड पर आ जाएंगे। बस यही है, और क्या है। 3.8 चाहिए, नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो हमारी लीकेज है वो सब्सिडी किसानों के लिए, फलाने के लिए, ढिकाने के लिए इस तरीका से बनाई हुई है कि उससे आपका देश का विकास होने वाला है नहीं। अब देखिए, आवश्यकता है, नैतिकता से काम नहीं चलता। जो मैंने आपको शुरू में बताया, भारत जो है वो सोचता है कि हम नैतिक कितने ज्यादा, नैतिकता का बोझ बहुत ज्यादा है भारत के कंधों पर, याद रखना इस बात को। इसीलिए जो है हम जो है आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, यही कारण है। भविष्य का नियम, अपनी लाठी बड़ी करनी पड़ेगी, अपनी लाठी लंबी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर लाठी में दम नहीं होगा तो फिर बांग्लादेश तो आंख दिखाएगा, याद रखना इस बात को। वो आपकी जो 7 स्टेट है उन्हें काटने की बात करेगा। आपको पाकिस्तान जैसे भिखारी देश भी आंख दिखाएंगे। आपको चाइना जैसे वीक कंट्री, वीक मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उनकी पूरी की पूरी जो ताकत है वो सिर्फ बनावट पर रखी हुई है, याद रखना इस बात को। अगर उनके देश के अंदर एक क्रांति हो जाती है तो सरकार के पास में वो पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी नहीं होगी, याद रखना। क्यों? क्योंकि उनके पास वो नैतिक स्टैंडर्ड ही नहीं है वो सरकार चला सके। वन मैन आर्मी है, एक व्यक्ति है जो सरकार चला रहा है। क्यों चला रहा है? बस जब तक चल रही है, जिस दिन कोई क्रांति होगी वो वहां से भाग खड़े होंगे। और वो मैंने अलग बताया है एक वीडियो में कि अमेरिका ये सब कार्य कैसे अंदर ही अंदर कर रहा है कि चाइना के अंदर 1949 से पहले एक क्रांति को जन्म दिया जाए, 2049 से पहले एक क्रांति कराई जाए और वहां पर वही डेमोक्रेसी का जो चूरन है उसको लोगों को दिया जाए। बात वही आती है कि भैया जिसकी लाठी में दम है वही पूरी संसार पर राज करता है, वही सबसे बड़ा एथिकल होता है, इतिहास उसके द्वारा लिखा जाता है। तो अपने पक्ष में वो इतिहास लिखता है और नेक्स्ट जो जनरेशन होती है वो उसको महान बताने लगती है। बस यही है और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। कूटनीति, अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये सभी सैन्य की नींव पर टिके होते हैं। भारत को अपनी जो लाठी है उसको लंबी करना होगा। और अगर आपको शांति चाहिए, सभी अगर आपको अपना बड़ा भाई माने तो उसके लिए डोल बांटने से नहीं, यानी कि ऐसा नहीं कि हम वहां पहुंच जाते हैं कोई, वो ठीक है, लेकिन आपको लठ में दम होना चाहिए कि उस देश को यह पता होना चाहिए कि अगर इसने इनके साथ हमने कुछ भी गलत किया तो ये हमारे देश को तोड़ देंगे और तोड़ करके वहां पे एक अलग 2 राष्ट्र बना करके खड़ा कर देंगे। अब जब तक ये डर नहीं होगा तब तक हमारे साथ यही होता रहेगा। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि हमारी जो सरकारें हैं वो वही पूरी हमारी जो देश की जो फॉरेन पॉलिसी है उसी आधार पर चलाती हैं जिस आधार पर हमारे जो एक आम आदमी चलता है, यानी कि वसुदेव कुटुंबकम, जो कि लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं करने वाला। तो आप बताइए आपको कैसा लगा। अगर कोई समस्या है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसको भी आप लिख सकते हैं। तो आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।